चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RMC फैमिली पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं 10th क्लास बिहार बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उस पर चर्चा करेंगे, समझाएंगे आप सभी को। चलिए देर नहीं करते हैं, आते हैं सवाल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 धन पूर्णांक, मतलब कहने का कि जो भी अंक दिया होगा, 2 अंक दिया हुआ वो प्लस में होगा। वो मान लिया गया है कि ए और बी है, तो इसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इस फार्मूला पे इसको, इस अंक को जो पूर्णांक दिया उसको रखना है। तो क्या हो सकता है? आर यहाँ पे लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है शेषफल और जो बी है इसका मतलब होता है भाजक। तो बोल रहा है कि नहीं, जो आर का मान है वो क्या होगा, जो भाजक होगा उससे छोटा होगा। ये संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आर का मान 1 से बड़ा और फिर बोल रहा है कि नहीं वो जो बी जो भाजक होगा उससे छोटा होगा, ये भी नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है कि आर का मान 0 से बड़ा, आर का मान 0 से बड़ा लेकिन भाजक के बराबर यानी कि बी के बराबर भी होगा या बी से बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर ये होगा, ये कैसे होगा? तो आर का मान 0 आता है, यानी हम जब हम लोग भाग देते हैं तो शेष मेरा 0 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो मेरा शेष 0 हो जाएगा और आर का मान छोटा होगा। किससे छोटा होगा? तो भाजक से छोटा होगा। तो जो मेरा शेषफल आता है वो भाजक से छोटे होगा। अगर भाजक के बराबर होता तो कट ही जाता ना, इसलिए भाजक से छोटा या डी। अतः परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या यानी वो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या रूट में भी है तो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय तो रूट में होता है लेकिन उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो परिमेय और अपरिमेय जब दोनों मिलता है तो वह वास्तविक संख्या बन जाता है। परिमेय और अपरिमेय जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। यानी कि इसका आंसर मेरा क्या होगा? वास्तविक संख्या। जैसे कि यहाँ पे 5, ये मेरा परिमेय संख्या है और फिर मिला दिए 5/2 मेरा परिमेय संख्या है और फिर मिला दिए मेरा परिमेय संख्या मान लीजिए √3। तो इस टाइप का जब आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। और फिर ऑप्शन है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। फिर क्या 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है? आप सब लोग जानते भी होंगे, भाग पढ़े होंगे बचपन में। क्या 0 से कोई अंक कटता है? क्या नहीं कटता है। तो 0 से कोई अंक कटेगा या नहीं कटेगा? तो नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम वही a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो प्रयोग होता है वो 2 संख्याओं के बीच मौसा ज्ञात करने के लिए होता है। 2 संख्याओं के बीच क्या ज्ञात करने के लिए होता है? मौसा। अगर 2 से अधिक संख्या हो, अगर 2 से अधिक संख्या हो तो उसका a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर वह नहीं हल होगा। सिर्फ 2 संख्या होगी तभी, याद रखिएगा, तो हो जाएगा मौसा। अब आते हैं √18 का परिमेयकरण गुणांक होगा। तो √18 दिया हुआ है, इसका परिमेयकरण सबको मालूम है कि जैसे बचपन 8वां 9वां में पढ़े होंगे हम लोग, तो वो रहता है कि 5/√3 है तो इससे नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन कि परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो ओनली अंक दिया है √18, तो इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो 18 गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 2 यानी कि √18 का मेरा गुणनखंड आ जाएगा 3 × 3 × 2। तो देखिए 3 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 2 बार है, लेकिन 2 का निकला नहीं निकला, तो 1 और 2 चाहिए ना मुझे। इसीलिए √18 का जब परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है आपको, तो जो 3 तो 2 बार आ गया, √2 एक ही बार था तो उसको 1 और 2 आएगा तब उसका रूट खत्म होगा, यानी कि मेरा हो जाएगा बी नंबर आंसर, ठीक है। अब आते हैं 45 और 60 का मौसा। देखिए इसको आप 2 तरह से हल कर सकते हैं, यानी कि जिससे हम लोग पढ़े होंगे ना कि 45 और 60 ऐसे भी निकाल सकते हैं। 45 से कम 45, बच गया 15, फिर यहाँ 45 कर लेंगे तो 15 या 45, मेरा पूरा कट गया, तो यही मौसा मेरा आ जाएगा 15। लेकिन ये तो आप बचपन में पढ़े हैं, यहाँ पर 10th क्लास है, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में वो भी चल सकता है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ पे 45 और 15 का मौसा क्या होगा? अभी निकाले हम लोग 15। आप a बराबर बी क्यू प्लस आर पे भी जाएंगे तभी आपका 15 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5, 15 और 20। यही बातें ऊपर हम चर्चा किए थे कि जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात होगी तो सिर्फ 2 संख्याएं होगी तभी होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5, 15 और 20 यानी कि 5, 15 और 20 का
लौसा निकालना है और मौसा निकालना है। तो पहले लौसा मौसा निकाल लेंगे, फिर उसका अनुपात देखेंगे। तो 5, 15 और 20 का आप लौसा निकालिए। देखिए 5, 15 और 20 का हम लौसा निकालते हैं। तो 5, 15, 20 इसका लौसा निकालेंगे। ऐसे नियम तो पहले 2 से लगता है, लेकिन देख रहे 5 से लग जाएगा। तो 5 से कम 5, 5 3 15, 5 चौका 20। अब देख लीजिए, अब तो कटने वाला है नहीं, तो गुना कर देंगे। 5 3 15 चौका 5 3 15 15 चौका 60, यानी कि मेरा लौसा कितना आ जाएगा 60। लौसा मेरा आ जाएगा 60। और फिर बोल रहा है इसका मौसा ज्ञात कीजिए आप। तो 5, 15 और 20 का मौसा, तो मौसा यानी कि जो सब में मिले, तो 5 एकम 5 गुणनखंड कर लो भैया। 5 एकम 5, 15 के बदला में 5 गुना 3 और 20 के बदला में 5 गुना 4। तो तीनों में जो मिलेगा वही ना मौसा होगा। तो तीनों में क्या मिला 5। तो मेरा लौसा मौसा कितना हो गया 5। मौसा हो गया मेरा 5। तो अभी आप लोग देखें कि 5, 15 और 20 का जब लौसा निकालेंगे तो 5, 15, 20 का मेरा लौसा आ गया है कितना 60 और मौसा कितना आ गया 5। अब बोल रहा है कि मौसा और लौसा यानी कि लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा और मौसा का अनुपात, तो पहले लौसा, तो लौसा कितना है 60 और बाद में मौसा कितना आया है 5। तो 5 से 60 क्या मरतबा कटेगा 12 मरतबा। 5 से कम 5 भी कटा, ऊपर 12 नीचे 1, यानी कि 12:1। देखिए ऑप्शन में होगा 12:1। ठीक है। अब अगला सवाल, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आप मानिए। चलिए आप मान लीजिए 2 और 1 मान लीजिए 3। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो √PQ, तो इसको भी √PQ यानी 2 गुना 3 करिए, 2 तिहाई 6। तो ये क्या आया, परिमेय आया कि अपरिमेय आया? तो √6 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब अपरिमेय, यानी कि इसका मतलब हो गया कि P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो उसको अगर √PQ क्या होगा उसका, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। आप कोई भी अभाज्य संख्या लेके बना सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब है दो क्रमिक सम संख्याओं। क्रमिक का मतलब पहले क्या होता है? क्रमिक का मतलब होता है लगा कि एक के बाद दो, एक के बाद दो। क्रमिक का मतलब यही होता है एक के बाद दो। तो दो क्रमिक सम संख्या, सम मतलब जोड़ा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वही होता है सम संख्या। और क्रमिक का मतलब लगातार। तो पहला सम संख्या क्या माने 2 और दूसरा क्या होगा 4। आप कहेंगे ना भैया हम 2, 4 नहीं मानेगा, तो पहला सम संख्या मान ले 8, फिर क्रमांक यानी लगातार मानना है। तो दूसरा तो 9 तो अब विषम संख्या है, तो फिर कितना होगा 10। तो 8 और 10 मान लिए। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF मतलब इसका मौसा आप निकालो। 8 है काम 8, कितना बचा 2, 2 चौका 8, कट गया, कितना आया 2। आप दो क्रमिक सम संख्याओं का जब मौसा निकालेंगे, कोई भी सम संख्या रख लीजिए, आप 2 और 4 भी रख सकते थे। देखिए 2 दूना 4, कट गया 2 ही आएगा। तो कोई भी सम संख्या हो अगर क्रमिक होगा तो उसका मौसा कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। अब कहता है निम्न, निम्न मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे अंक से ना कटे। जैसे मान लीजिए 5, तो 5 स्वयं है तो 5 से ही कटेगा, दूसरे अंक से नहीं कटेगा। 2, तो 2 स्वयं के अलावा दूसरे अंक से नहीं कटेगा। 3 स्वयं के अलावा दूसरे अंक से नहीं कटेगा। तो ये सब अभाज्य हो गया। लेकिन हम मानते हैं 4, तो 4 आपकी कैसी संख्या है? 4 वैसी संख्या है जो स्वयं 4 से तो कटबे करेगा, स्वयं से कटेगा, लेकिन दूसरे अंक से भी कट जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा, तो जो दूसरे अंक से भी कट जाए वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? 25। अब देखिए ये 25 जो है स्वयं, यानी स्वयं का मतलब 25 से कटेगा, इसके अलावा दूसरे अंक से ना कटना चाहिए तब अभाज्य होता है। लेकिन जो 25 है ये स्वयं के अलावा 5 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 16 का भी यही हाल है, इधर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 15 का भी यही हाल है, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो जो स्वयं के अलावा दूसरा से कट जाए वह अभाज्य नहीं होता, वह भाज्य होता है। लेकिन 29 देखिए, 29 स्वयं के अलावा 29 से तो 29 नहीं कटेगा। अब 3 से काट लो नहीं कटेगा, 5 से काटो, 7 से काटो नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। अब आते हैं a + √b। a + √b का परिमेयकारी गुणक क्या होगा? परिमेयकारी गुणक यानी कि आप एकदम पढ़े होंगे कि a + √b बोल रहा है, इसका परिमेयकारी गुणक बोल रहा है। तो ये जो अंक है ना, अगर a + b है, a + √b, तो यही अंक रहेगा, यही
लेकिन चिन्ह क्या होता है इसका उल्टा, तो इसका तो बट्टा उल्टा में नीचे कुछ है नहीं, तो जो है वही लिखेंगे, लेकिन चिन्ह उल्टा हो जाएगा। a प्लस रूट बी है तो a माइनस रूट बी, अब गुना कर लीजिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म हो गया। तो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b, a स्क्वायर माइनस बी, यानी कि परिमेयकारी गुणांक का मतलब होता है वही अंक वही रहता है, अंक क्या होता है वही रहता है, चिन्ह उसका क्या होता है बदल जाता है, चिन्ह उसका बदल जाता है। तो a प्लस रूट बी रहा, क्लियर। अब हम परिमेयकारी गुणांक करेंगे तो रूट बी तो ठीक है, सब ठीक रहेगा, चिन्ह क्या होगा उल्टा, a माइनस रूट बी कर दिए। अब एक फार्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन इसका a खत्म हो गया स्क्वायर से रूट, तो a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी हो गया। देखिए ऑप्शन में होगा a स्क्वायर माइनस बी, तो इसका जब हम हल किए परिमेयकारी गुणांक तो कौन अंक से लगाए, a प्लस में था a प्लस रूट बी, तो इसका सिर्फ अंक सेम था, चिन्ह उल्टा किए तो इसमें कौन था, यही ना था, यही हो जाएगा मेरा आंसर। 64 में 2 का अधिकतम घात, तो 2 का घात, घात का मतलब पावर, घात का मतलब क्या होता है पावर, तो 64 का गुणनखंड कीजिए और देखिए उसका 2 कितना बार आता है, वही उसका घातांक हो जाएगा। 2 से 32 मरतबे, 2 से 16 मरतबे, 2 से 8 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, इसमें 2 कितना बार आया वही उसका पावर, यानी कि घात, पावर इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं उसको। तो 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, तो यही मेरा घात हो गया। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ 6, ठीक है। चलिए हम 12 तक क्वेश्चन आपको समझाए, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है कि 26 और 91 का मौसम, 26 और 91 का मौसम, आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा भी बना सकते हैं, आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा भी बना सकते हैं, या जो बचपन में पढ़े होंगे 5वां 6वां 7वां 8वां क्लास में, उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। कैसे, तो 26 और 91 का मौसम, तो 26 और 91 का निकाल लीजिए मौसम, तो 26 दिया 78, बच गया 13, 26 नहीं आ जाएगा, 13 दूना 26 कट गया, तो क्या हुआ मेरा यही मौसा हुआ, तो मौसा बराबर 13, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 13। यदि a और b अभाज्य संख्या है, फिर मैं वही बोला अभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरे से ना कटे, तो a अभाज्य संख्या है, b भी अभाज्य संख्या है, a और b जब दोनों अभाज्य संख्या है तो दोनों में तो कोई अंक नहीं मिलेगा, तो जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ क्या मिलता है, एक तो मिलता है, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ क्या मिलता है, एक मिलता है। जैसे कि a गुना 1 और b गुना 1, तो ये क्योंकि a भी अलग है, सपोज दैट 5 और 3, तो 5 और 3 दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, तो 5 गुना 1 3 गुना 1, तो दोनों में एक तो कॉमन है, तो मेरा मौसा कितना आ जाएगा 1। सेम उसी तरीके से a गुना b और b गुना a गुना 1 और b गुना 1, तो दोनों में क्या मिला 1, तो मेरा HCF कितना हो गया 1। ओके, अब आगे जाते हैं। चलिए मेरा बन गया 13 तक। अब 14 तक क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 लगातार संख्या हो। देखिए यहाँ लगातार संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे सम और विषम की बात नहीं हो रही है, लगातार संख्या की बात हो रही है। तो लगातार संख्या यानी एक के बाद 2, तो जैसे हम लोग मान लीजिए पहला अगर x माने तो दूसरा क्या होगा मेरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि आखिर 1 है तो 1 के बाद 2 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 1 में जब 1 जोड़ते हैं तब 2 होता है। यही मेरा बोल रहा है लगातार, यानी कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा। अब बोलिए पहली संख्या सोच लीजिए, चलो पहली संख्या 5, तो लगातार, तो 5 में 1 ही ना जोड़ेंगे तो 6, तो ये दोनों में क्या मिलेगा कुछ नहीं, तो 1 गुना 1, तो दोनों में 1 मिला, तो मेरा मौसा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसके कितना मौसा क्या होगा इसका 1। क्लियर। अब आते हैं 16 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। फिर वही बात है, आप 96 का गुणनखंड कर लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे 96 का 2 से 48 मरतबे, 2 से 24 मरतबे, 2 से 12 मरतबे, 2 से 6 मरतबे, 2 से 3 मरतबे। हमने क्या किया था, देखिए 2 कै गो आया, तो 2 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 और गुना 3 का पावर 1, यही मेरा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बोल रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 5 और 3, यही वाला। क्लियर। अब किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, देखिए सम संख्या कोई पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक में तो पूरा अंक मतलब 2 4 5 10 20 कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहा है कि सम संख्या कोई पूर्णांक
m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, माने उसका हल होगा तो वह सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या जो संख्या 2 से पूरा कटे, 2 से पूरा कटे वही सम संख्या होगा। तो जो m जो भी पूर्णांक है उसमें 2 से गुना कर देंगे हम। मान लीजिए m बराबर अगर 1 है तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए, सम आया कि नहीं आया। आप कहेंगे m बराबर 2 है तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए, 4 आया। m बराबर बोलेंगे आप 3 है, इसमें 2 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा 6। ये सब सम अलग आ रहा है, इसका मतलब m में 2 से गुना कर देंगे। जब m में 2 से गुना करके कितना हो जाएगा 2m। ऑप्शन में है 2m, देखिए ऑप्शन में 2m है, हो गया क्लियर। अब आते हैं 18 पे। देखिए पाई के जहाँ भी पाई लगा हो, जहाँ भी पाई लगा हो, पाई बाई 2 हो, पाई बाई 3 हो, पाई बाई जो हो, है ना, 3 पाई बाई 2 हो, यानी पाई के रूप में जब भी आपको दिखाई दे आप आंख बंद कर लीजिएगा, सिर्फ खोजिएगा अपरिमेय कहाँ है, क्योंकि पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर। अब √5 यानी कि जिसका वर्गमूल ना निकले, ये रूट में है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1/√2 जिसका वर्गमूल ना निकले वह क्या होता है, वह भी अपरिमेय संख्या होता है। निम्न में कौन परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसा भी होता है कि रूट में कोई अंक रहे और उसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय होगा। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अब देख लीजिए पाई, अभी जस्ट बात किया कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ये तो होगी ही नहीं परिमेय। √7 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। रूट देखिए 3√3/2 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन 16/25 √16/25 16/25 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि 16/25 का जो अब वर्गमूल होगा वो 4/5। अभी बोला ना कि P/Q से परिमेय को डिनोट करते हैं, तो P/Q ग्रुप में आया कि नहीं आया, आ गया, इसलिए मेरा 16/25।